चलो आगे हम लोग फोर्थ थ्योरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और के फोर्थ पोस्टुलेट में क्या था बताओ? ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज व्हाट? स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? फिक्स। जो एक जगह पे होता है। क्या होता है बताओ? फिक्स होता है, राइट ना। तो इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, ना तो वो इंक्रीज हो रही है ना तो वो डिक्रीज हो रही है। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोल रहे हैं बोलो? Why we are saying them stationary orbits? बोर के ऑर्बिट्स को हम stationary orbits क्यों बोल रहे हैं? Because the energy is constant. Is what? Fixed, constant. है ना? Hence these orbits are known as stationary orbits. Stationary orbits. तो बोर का fourth postulate क्या था बताओ बेटा? कि the electron in which electron can revolve are known as स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। तो fourth postulate. फोर्थ पोस्टुलेट आप में से कोई एक आदमी बताओ क्या था फोर्थ पोस्टुलेट? बोलो। ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स स्टेशनरी ऑर्बिट। इन दीस ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। So the orbit in which है ना बेटा electron can revolve. The orbit in which the electron can revolve are called बोलो स्टेशनरी ऑर्बिट। are called stationary orbits. क्यों बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स? Because the amount of energy is constant. Energy of electron is constant. Very good. Because these orbits in these orbits energy of electron is always, tell me beta, Constant. Why both orbits are called stationary orbits? Because energy of electron in these orbits is always constant. Neither lose any energy or electron will neither gain any energy. Right ना? जब तक वो उस particular orbit में electron रहेगा, तब तक वो ना तो electron energy gain करेगा, ना तो electron energy lose करेगा. And hence these orbits are called Stationary orbit. स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखो जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी है, हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी है। Hence these stationary orbits are also called as energy levels. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बोलो? Energy level. First stationary orbit is also called as what? First energy level. Second को क्या बोलेंगे? Second energy level. This point, so each stationary orbit is associated with definite amount of एनर्जी। Therefore, these orbits are called Energy level. right ना? अब फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? n is equal to 1. बोलेंगे n is equal to 2. थर्ड एनर्जी लेवल है तो n is equal to and so on. फर्स्ट एनर्जी लेवल को आप क्या बोल सकते हो? के शेल का भी नाम दे सकते हो ना, पढ़ा था ना? हाँ।
First energy level is also called as K shell. K Second shell. energy level K को shell. L shell. Third L. energy level को M M shell. shell. Yes or no? Yes. Yes. From the nucleus outwards. तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है वो क्या होगा? फर्स्ट एनर्जी लेवल. First energy level. राइट ना? जो उससे दूर होगा वो क्या होगा? सेकंड एनर्जी लेवल और Second. L shell. जो उससे भी दूर होगा वो क्या होगा? थर्ड Third एनर्जी. energy level. Getting this? तो हर Yes. स्टेशनरी ऑर्बिट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड है, इसलिए हम इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स को और क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स. Energy level. Energy level. So each stationary orbit is associated with each stationary orbit. Each stationary orbit is associated with definite amount of energy. Is associated with definite amount of energy. Therefore, these orbits are called as Energy level. Energy level. Therefore, these orbits are called. Tell me, beta. Energy Energy level. level. Levels. क्या बोलेंगे इनको? एनर्जी लेवल्स, है ना? And they are numbered as one, two, three, four, है ना? And so on. They are numbered as 1, 2, 3, 4 और कौन सा शेल? K, L, है ना? N, right? कहाँ से कहाँ? From nucleus to outward. From nucleus to From nucleus to outwards. न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, है ना? तो फर्स्ट एनर्जी लेवल को n इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 1 और 1. K shell. सेकेंड एनर्जी लेवल को 2 अंडरस्टूड? Yes. बोलो. Yes. Yes, sir. अब 6 पोस्टुलेट पे आओ. देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है, ध्यान से सुनो, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है तब तक वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो एनर्जी गेन होगी, इसलिए हम उस ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं. और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी होगी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फर्स्ट और एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट में कुछ और एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में और एनर्जी. इसलिए हर एक ऑर्बिट को हम और दूसरा क्या नाम देते हैं? एनर्जी लेवल. राइट ना? लेकिन यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, मान लो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में and it is jumping towards third orbit. Are you getting this point? Yes. यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा. जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन. हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी का क्या होगा? इमिशन. अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जाएगा तो बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा? Absorb. थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा? Emit. When an electron will jump from lower orbit to higher orbit, there will be absorption of energy, and when electron jumps from higher orbit to lower orbit, there will be
Emission of energy. ये क्लियर है कि कब एब्जॉर्प्शन होगा और कब इमिशन होगा। हाँ हाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होगा। In this, तो amount of energy absorbed or emitted is equal to energy difference between the two orbits. दो ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी का जो डिफरेंस था उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा। Emission होगा। Are you getting this point? yes yes तो दो ऑर्बिट्स के बीच में मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है En1, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सपोज E1 है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 है और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E3। 3 मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट और ये न्यूक्लियस है बेटा। यहाँ पर एनर्जी E1 है, यहाँ पे एनर्जी E2 है और यहाँ पर एनर्जी E3 है। अंडरस्टूड? yes इलेक्ट्रॉन E2 से E3 में जंप करके जाएगा, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करके जाएगा, then what is the amount of energy absorbed? That will be energy difference between E3 and E2 ना? E3 minus yes E3 minus E2. E3 minus E2। E2 एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी एनर्जी डिफरेंस लोगे तो ऑलवेज हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी करोगे। जब कभी भी एनर्जी का डिफरेंस लोगे तो ऑलवेज क्या करोगे, बोलो? Higher orbit की energy. higher minus higher to lower चाहे वो एब्जॉर्प्शन का केस हो चाहे वो emission का case Yes. इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करके जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा? Absorb होगा. Absorb। और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? जितना E3 minus E2. Yes. E3 minus E2. Yes. E2. E3 minus E2। E2. और अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो एनर्जी का इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा? Emission होगा. emission Emission. कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होगा? E2 minus energy E1. E1 माइनस E1। E1. फिर ध्यान रखना कि जब कभी भी आप एनर्जी डिफरेंस लोगे तो हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। lower अंडरस्टूड? yes अब ये जो एब्जॉर्प्शन या इमिशन ऑफ एनर्जी होगा ये किस फॉर्म में होगा? रेडिएशन के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगा। हाँ Electromagnetic waves लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन नहीं पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी नहीं पढ़ा ना कि ये एब्जॉर्प्शन होगा और इमिशन होगा बेटा, वो किस फॉर्म में होगा? electromagnetic radiation. होगा Are you getting this? yes Yes. Yes. मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है वो इमिट हो रहा है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और इमिट हो रहा है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली proportional होगा अब इलेक्ट्रॉन E3 से जंप करके E2 में आएगा तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन होगा ना। हाँ जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हो रहा है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डायरेक्टली Proportional. Proportional. अगर इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आ रहा है तो फिर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन होगा। हाँ हाँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन हो रहा है, उसकी एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, डायरेक्टली Proportional. proportional एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? no Emission or absorption of energy in the form of photon can take place या can occur only when electron jumps from one stationary state to another. Another state. तभी एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन चुपचाप से अपने ऑर्बिट में है ना, तो वहां पर उसकी एनर्जी फिक्स है, वहां पर ना तो एनर्जी का इमिशन होगा ना तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। absorb अंडरस्टूड? yes तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूं मैं, बताओ? द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। The emission or absorption of energy. The emission or absorption of energy in form of
बेटा, अगर लाइट है तो क्या होगा? फोटोन Photon. in the form of photon. The emission or absorption of energy in the form of photon only occur बोलो when electron jumps from One shell One to One the other. stationary to another. to stationary. that can only occur when electron jumps from when electron jumps from one stationary state to another. One stationary state to another. केवल तभी एनर्जी एब्जॉर्प्शन या इमिशन होगा। Emission. अदरवाइज कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना तो इमिट होगी। अंडरस्टूड? Yes. Yes. अब इसको 1 मिनट में लिख लो सब कुछ। आई विल वेट। बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. चलो रब कर दूं। हाँ. इसके बाद क्या डिस्कस किया था बताओ? कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी का क्या होगा? Sir. एब्जॉर्प्शन। Absorption. ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी का क्या होगा? इमिशन होगा। Emission. यस? Yes. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम Lower orbit to higher orbit. Lower to Yes. high. इनर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं ना, जो न्यूक्लियस के क्लोज है दैट इज इनर, और जो न्यूक्लियस से दूर है दैट इज आउटर। Outer. Outer. Absorbed when electron jumps from inner to outer orbit. Outer orbit. Outer shell. When electron jumps from outer to inner orbit. Inner. Energy is emitted. Energy is when electron jumps from बोलो Inner orbit to Outer shell to inner shell. emitted outer to inner, outer to inner. inner orbit. Energy is emitted when electron jumps from outer orbit to inner orbit. While energy is absorbed. While energy is absorbed when बोलो बेटा
Electron jumps from inner orbit to outer orbit. When electron jumps from when electron jumps from inner orbit to Outer orbit. outer orbit. Understood? Okay. Next. कितना amount of energy का absorption या emission होगा? Amount of energy absorbed or emitted is equal to Difference of energy level difference, in both the shell. है ना? हाँ. मेन स्टूडेंट्स आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. सही? Are you understanding बेटा? Yes, sir. So what is the amount of energy absorbed or emitted? Tell me. Difference between the energy levels of the two orbits. So amount of energy absorbed or emitted amount of energy absorbed or emitted is equal to, tell me beta, The difference yes, difference equal between to the energy difference between two or hello energy the two or between the two orbits. Yes or no? Yes. मतलब कि अगर मैं E2 से E1 की तरफ जा रहा हूं तो एनर्जी का क्या होगा? एमिशन होगा. Emission. E2 में आ रहा हूं तो एनर्जी का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. Absorption. लेकिन एनर्जी डिफरेंस तो सेम रहेगा ना. yes, हाँ. मैं E2 से E1 में जा रहा हूं और दूसरे केस में E1 से E2 में जा रहा हूं तो एनर्जी डिफरेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम ना. हाँ. मतलब Yes. जितना एनर्जी का रेडिएशन इमिट होगा उतना ही एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा. अगर एनर्जी डिफरेंस सेम है तो हाँ. अगर एनर्जी का डिफरेंस सेम है तो जितना अमाउंट का एनर्जी इमिट हो रहा है उतना ही अमाउंट का एनर्जी क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब होगा. yes, ना? yes, Yes. The amount of energy absorbed or emitted is equal to energy difference between the two orbits. Okay. Delta E is what? Delta E is energy difference between the two orbits. Delta E is equal to हमें क्या मिलेगा? बोलो. It will be E higher minus E lower. Lower. है ना? yes, Yes. Yes. Energy of higher orbit minus energy of Lower orbit. orbit, yes or no? yes, Yes. और ये एनर्जी जो हमें मिला, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस जो एब्जॉर्ब हो रहा है या इमिट हो रहा है. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड. Emitted. This is the amount of energy absorbed or emitted, and this will be equal to what? Energy of higher orbit minus energy of lower orbit. Lower अब orbit. कितने amount of energy absorb और emit हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? electromagnetic radiation, Electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. हो रहा है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो उसके फ्रीक्वेंसी के क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. directly Directly proportional. proportional, डेल्टा E is equal to, can I say कि will be equal to h mu? Yes. Delta E is the amount of energy absorbed or emitted in the form of electromagnetic wave. Right now, so the energy associated with that wave, मतलब कि this is the energy difference between the two stationary orbits, right now, will be directly proportional to the frequency of the emitted wave, na? हाँ. Yes. So delta E will Yes. be equal to what? H mu? Yes. No. yes, Yes. So delta E क्या है? Delta E is energy difference, and this is also equal to amount of energy absorbed or emitted. 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 Yes. Amount of energy
absorbed or tell me beta Emitted. amount of energy absorbed or emitted. Emitted. Understood? Yes. Yes. चलो लिख लो फटाफट. Do it. Done. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Chalo, now we have to discuss about the application of Moore's model. ये रब कर देता हूँ. Now we have to discuss about. Tell me. Application of Moore's model. एप्लीकेशन ऑफ मूर्स मॉडल. ठीक है. इसमें हम लोग अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग nth ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करें, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करें, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करें, है ना. nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करें और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें. राइट ना. तो दिस विल बी डिस्कस्ड इन एप्लीकेशन ऑफ मूर्स मॉडल. सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे बताओ. इट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. क्या डिस्कस करेंगे बताओ. velocity of electron in nth orbit. तीसरा क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बताओ. energy of electron in nth orbit. और इसमें kinetic energy of electron in nth orbit. फिर potential energy of electron in nth orbit. और फिर total energy. TE क्या है बेटा. total energy. total energy of electron in nth orbit. फिर उसके बाद velocity of electron in nth orbit. और फिर उसके बाद frequency. velocity तो डिस्कस हो गया है ना. हाँ सर. अब तो velocity डिस्कस हो गया है तो what we will do. Time period. Time period of revolution.
time period of revolution of electron in which orbit? nth orbit. फिर उसके बाद frequency of electron in nth orbit. nth orbit. ये सारी चीजें हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ये लिख लो पहले। Done? हाँ Yes, sir. Yes. तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है बताओ? रेडियस ऑफ nth orbit. Radius of nth orbit. चलो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी हम लोगों ने क्या सीखा बोलो? Electron is revolving around the nucleus in fixed circular path. Fixed circular path is called as what? Orbit, Orbit. stationary state या फिर energy level. यही सीखा ना? हाँ Electron is revolving around the nucleus in fixed circular path. ठीक ना? और किसी fixed circular path को आप क्या नाम दे रहे हो? Orbit का नाम दे रहे हो, stationary state का नाम दे रहे हो या फिर energy level का नाम दे रहे हो, राइट ना? तो जब वो सर्कुलर पाथ में है तो डेफिनेटली उसका सेंटर कौन है बोलो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ना। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, radius of nth orbit is the distance between the nucleus and Electron in the nth orbit. Nth orbit. nth orbit. न्यूक्लियस और nth ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होगा ना बेटा? हाँ सर. Yes. Radius of nth orbit, it is distance between the nucleus, center of nucleus consider कर सकते हो या न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है तो उसको हम लोग सेंटर ना लेकर न्यूक्लियस ले सकते हैं। तो इट इज बोलो distance between nucleus between nucleus. electron in the nth orbit. Nth orbit. between nucleus and Electron. nth orbit. It is distance between nucleus and nth orbit. ठीक है? अभी जैसे मैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस बना दूँ, ये जो डिस्टेंस है अगर ये nth ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है बताओ? Nth orbit. nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट है तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ना? Yes. यस, दिस विल बी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और यहाँ पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, राइट ना? राइट? हाँ. मैंने पहले ही पढ़ा था कि दिस बोर्स थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब सिंगल Single electron species. Single electron. वहाँ पे वैलिड होगा, तो चाहे वो He+ का केस हो या फिर Be3+ का केस हो, है ना? He2+ का केस हो, केवल वहीं पे वैलिड होगा ना ये। हाँ. मान लो ये कोई हाइड्रोजन लाइक एटम का, ये कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। That this is an atom which is hydrogen like atom and atomic number is what? Z. Z. अगर एटॉमिक नंबर Z है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? Z. प्रोटॉन्स हैं, बराबर ना? अगर एटॉमिक नंबर Z है तो इसके न्यूक्लियस में बोलो कितने प्रोटॉन्स हैं? Z प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? +E डिफाइन किया था। अंडरस्टूड? हम लोगों ने किया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। Same. फर्क केवल किस चीज का होगा? साइन। Sign का.
प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। Negative. This is a hydrogen-like atom of atomic number Z. So inside the nucleus of this atom, how many protons are present? Z. And one proton has charge how much? Plus E. Plus Z protons will have charge how much? Plus ZE. Ready. And this is electron here. And this is electron here revolving around the nucleus in which orbit? Nth orbit. Nth orbit. And this electron is in circular motion. And this electron is in circular motion. Circular motion. Tell me, which force is responsible for circular motion? Centripetal. 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 If there is any object in circular motion, right now, the force responsible for that circular motion is what? Centripetal. Centripetal force. Right? अच्छा, अब अगर हम Yes. लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, तो force responsible here for circular motion is electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron ना? Yes. अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो क्या ये सर्कुलर मोशन होगा? नहीं. Here electrostatic force of attraction is responsible for circular Centripetal force. Here electrostatic force of attraction is responsible here for what? Circular motion. Circular motion. Centripetal force is also responsible for circular Circular motion. It means what? That Electrostatic force of attraction. force, it means that necessary centripetal force is provided by Electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अंडरस्टूड? व्हाट Yes. सेंट्रिपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r। R. ना हम लोगों ने हाँ. हाँ. कि इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं इन बोर्स थ्योरी, और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इट एक्सपीरियंसेस सेंट्रिपिटल फोर्स। वैल्यू क्या था बोलो? mv स्क्वायर बाय mv square by r. Here, this necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Attraction. Understood? So this Yes. electrostatic force of attraction will be equal to that centripetal force, na? Yes. So इसका मतलब mv square by r will be equal to electrostatic force of attraction. That is k. That is k q1 q2 upon r square. पढ़ा था ना हम लोगों ने? हाँ. पेन के स्टूडेंट्स, बेटा ये रिकॉल हो रहा है आपको? हाँ सर. Yes sir. Yes sir. पेन स्टूडेंट्स, Yes sir. Yes sir. yes. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 कितना है? ZE है। Q2 कितना है? E। मैंने बोला था कि हमें चार्ज का मॉड लेना होता है। हमें क्या लेना होता है बताओ? चार्ज का मॉड. लेना होता है, चार्ज का साइन नहीं लेना होता है। ठीक है ना बेटा? तो ये कितना हो जाएगा बोलो? इट इज K Q1 Q2 upon Rn का स्क्वायर, मतलब कि it will be KZE square upon Rn का स्क्वायर ना? Yes. हाँ. तो इन दोनों चीजों को अगर हम क्लब करें, सेंट्रिपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो? mv square by r equal to KZE square upon KZE R square upon square. Rn square. यही मिलेगा ना? Yes. So here electron is in circular motion. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में। Here electron is in, बोलो बेटा, Circular Circular motion. motion. electron is in circular motion. And the force responsible for circular motion is कौन सा force? Electrostatic force of attraction. Centripetal force. Force. है ना? Here electron is in circular motion and the force responsible for circular motion is centripetal force. Centripetal force. The magnitude of centripetal force is What to? the magnitude of centripetal force is
बोलो बेटा, equal to the magnitude of electrostatic force of Electrostatic attraction. force of attraction. आएंगे वहां तक बाद में पहुंचते हैं. The magnitude of centripetal force is how much? mv mv square by square r. by r. है ना? अच्छा, अब उसके बाद आओ. If electron is revolving around the nucleus, if electron is revolving around the nucleus, है ना? There is electrostatic बोलो बेटा, Force of Force of attraction. attraction. There is electrostatic force of attraction between The nucleus and the Nucleus. Yes, electron. and the nucleus and the electron. If electron is revolving around the nucleus, there is electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. Electron. This electrostatic force of attraction is responsible for circular motion, na? yes. Yes. हाँ. This electrostatic force of attraction responsible for बोलो बेटा Circular motion. circular. Circular motion. मैंने आपको पिछले बार बताया था कि जब कभी भी सर्कुलर मोशन हो, है ना, हम ऑलवेज उस सर्कुलर मोशन का कॉजुअल फोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा. हमने बोला था कि अगर कोई स्ट्रिंग है और उसमें मैंने स्टोन बांध दिया और उसको मैं ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा हूँ, तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जब तक स्ट्रिंग में टेंशन है तभी तक ये सर्कुलर मोशन में होगा ना. हाँ. हाँ. स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाए तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा. तो ये टेंशन इज रिस्पांसिबल फॉर दैट सर्कुलर मोशन ना. yes. So in that case necessary centripetal force is provided by tension. Tension. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? टेंशन will be equal to mv square by r. R. अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का केस लो. अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ा है ना. हाँ. सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो क्यों रिवॉल्व कर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट ना. Yes. Yes. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए या सैटेलाइट उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाहर चला जाए तब तो वो स्पेस में चला जाएगा, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व थोड़ी करेगा. हाँ. हाँ. You getting this? Yes. तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन की वजह कौन है? Gravitational force of attraction. The causal force of this circular motion here, right now? हाँ. हाँ. This gravitational force of attraction is providing the necessary centripetal force. Yes. Yes. In that case, gravitational force of attraction will be equal to mv square by r. Yes. Yes. Are you getting this? Yes. अच्छा, अगर कोई साइक्लिस्ट है और वो सर्कुलर मोशन में साइकिल चला रहा है, सर्कुलर पाथ में साइकिल चला रहा है, राइट ना, तो वो सर्कुलर पाथ में साइकिल तभी चला सकता है व्हेन द सरफेस इज फ्रिक्शनल. जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो क्या सर्कुलर पाथ में साइकिल चला पाएगा? नहीं. नहीं. फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दैट सर्कुलर मोशन. यहाँ पे वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पांसिबल है. So here the necessary centripetal force is provided by frictional force, na? Yes, sir. Yes. So here frictional force will be equal to mv square upon r. v square by r. Are you getting this point? तो हम किसी भी सर्कुलर मोशन में ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उस सर्कुलर मोशन का causal फोर्स कौन सा है, मतलब कि सेंटर के तरफ नेट फोर्स कौन सा लग रहा है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे बोलो? सेंटर की तरफ वो नेट फोर्स कौन सा लग रहा है
जो सर्कुलर मोशन के लिए Responsible. Responsible है. और वही नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के Force. बराबर। Force of attraction. तो यहाँ पर व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Electrostatic force of attraction. Yes. Yes. Here the Yes. net force acting toward the center is electrostatic force of attraction which is responsible for circular motion. So magnitude of this electrostatic force of attraction should be equal to centripetal force ना? Yes. ठीक है. तो ये अपना पहला रिजल्ट हो गया. और यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला? If electron is revolving around the nucleus, there is electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. Electron. This electrostatic force of attraction is responsible for Circular. Circular motion. Motion. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Fe कर दो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या हो जाएगा बताओ? This will be equal to K K Z square Upon Rn. Rn. Square. होगा ना? हाँ. हाँ. K Z E square upon Rn का स्क्वायर आ जाएगा. Understood बेटा? Yes. Yes or no? Yes. Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. और ये कौन सा फोर्स है बताओ? centripetal. मैग्नीट्यूड क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? mv स्क्वायर. Square by R. By R. Bye. ये समझा? हाँ. हाँ. इसको लिखो पहले. डन. Yes. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से लिखो, समझ के लिखो. Sir, कहीं स्टूडेंट्स आ रहा है बेटा समझ? Ah, sir. Yes, sir. और इसको यहाँ पर हम लोग रिजल्ट. चलो should I rub it down? इस तरफ तो रब कर दूं ना? Yes. तब क्या बोल सकते हैं बोलो? 10 बोलो. Centripetal force is provided by electrostatic force. Electrostatic force of Force attraction. of attraction. The electrostatic force of attraction is providing the necessary centripetal force. Thus, electrostatic force of attraction is providing a necessary centripetal, hence
upon Rn will be equal to KZE square upon Rn का square. यहाँ पे Vn कर दो. This is velocity of electron in nth orbit and this is radius of nth orbit ना. Yes. Yes. N is the velocity of electron in nth orbit and Rn is what? Radius of electron. Radius of The centrifugal force acting on the electron in nth orbit ना. Yes. चलो do it. तो ये रिलेशन समझा बेटा? Yes. sir. अब बोर्स थ्योरी से हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? कि इलेक्ट्रॉन will revolve only in those fixed circular paths where the angular Angular momentum momentum is integral multiple of h upon 2 pi. 2 pi. तो बोर्स थ्योरी से हमें एक रिलेशन मिला था कि mvn rn is equal to क्या हो जाएगा? nh upon 2 pi. पढ़ा था ना हम लोगों ने? हाँ. बोर्स थ्योरी from बोर्स थ्योरी क्या पढ़ा था बोलो? Electron will revolve only in those fixed Those- circular In which the angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi. 2 pi. तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि फ्रॉम बोर्स थ्योरी. फ्रॉम बोर्स थ्योरी क्या लिख सकते हैं बोलो? mv nrn is equal to क्या हो जाएगा? nh upon 2 pi. 2 pi. result number 4. Understood? Yes. तो अब हमें दो रिलेशन मिल गए और हमारे पास दो वेरिएबल हैं. दो रिलेशन मिल गए और हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं. हाँ. मास तो कांस्टेंट है बेटा. Yeah. k की वैल्यू कांस्टेंट है. k की वैल्यू क्या होती है बोलो? 9 into 10 raised to the power 9 स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाए, है ना? हाँ. आप यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, k का वैल्यू कैसे निकालोगे? F क्या हो गया? फोर्स. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या बोलोगे? न्यूटन. Ton. F से ये Rn स्क्वायर आके मल्टीप्लाई होगा. हाँ. R रेडियस है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा ना? हाँ. क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया. बराबर. और E क्या है बेटा? चार्ज है. और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम. Coulomb. K का ऐसा Z तो कांस्टेंट है. Z इज एटॉमिक नंबर. बराबर. Yes. तो K का ऐसा यूनिट क्या हो गया बोलो? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये मिलेगा ना? Coulomb. हाँ. यस. तो अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान दो कि अब अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल है वेलोसिटी और दूसरा वेरिएबल क्या है? रेडियस. बाकी सब तो कांस्टेंट है ना? हाँ. सॉल्व करने के लिए हमको कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? दो इक्वेशंस. दो इक्वेशन की. दो वेरिएबल्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. हमें दो इक्वेशन मिल गया. एक इक्वेशन क्या मिला? mv स्क्वायर बाय rn इज इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन rn का स्क्वायर. और दूसरा इक्वेशन क्या मिला? mvn rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 pi. बराबर ना? हाँ. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 v स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? vn स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ? ये vn स्क्वायर है. mvn स्क्वायर अपॉन rn. vn स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बोलो? vn स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? यहाँ से कैलकुलेट करना. vn स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ये rn और rn का टर्म यहाँ से कैंसिल. KZE स्क्वायर अपॉन M. चलो एक इसको मैं ऐसे कर देता हूँ. vn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इनटू kze स्क्वायर अपॉन m rn का स्क्वायर. ये हो जाएगा ना? हाँ. एक हाँ. इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा. तो rn इंटू kze स्क्वायर और ये m इधर आ गया. राइट. तो ये हाँ. और ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा. राइट ना? हाँ. तुम्हें bn स्क्वायर क्या मिला बोलो?
kz is square upon m into rn. upon m into RN. RN. तो ये अपना रिजल्ट नंबर 5 कर देते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम फोर्थ से बताओ, वेलोसिटी निकाल कर बताओ क्या होगा। Vn is equal to क्या हो जाएगा, Vn is equal to nh upon 2 pi m Rn हो गया ना, हाँ हाँ is equal to nh upon 2 pi m Rn, nh upon 2 pi MR. ये क्या हो गया Rn, अंडरस्टूड। yes तो ये कंफ्यूजन नहीं है ना, m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mass of electron. क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electron. अब ये अपना रिलेशन नंबर 6 हो गया। अब आप इसका स्क्वायर कर दो बेटा, इसका आप क्या कर दो बोलो, स्क्वायर square स्क्वायर स्क्वायर कर दोगे तो ये भी Vn का स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ हाँ फिर हम ये दोनों LHS अगर सेम हो गया तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं ना। हाँ बस केवल एक ही वेरिएबल बचा, दैट इज व्हाट, रेडियस। yes LHS तो सेम कर दिया ना हमने स्क्वायर करके, हाँ Vn का स्क्वायर इधर भी, Vn का स्क्वायर इधर भी, तो ये RHS क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाँ तो ये Vn का स्क्वायर क्या मिलेगा, Vn का स्क्वायर मिलेगा n is n square h square upon 4 pi 4 pi square. 4 pi square Rn का m square rn square ये मिलेगा ना। हाँ तो हम लोग 6th रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन नंबर 6। तो 5th और 6th तो सेम हो गया ना, ये भी Vn का स्क्वायर, हाँ हाँ अंडरस्टूड। yes तो इधर रख करो, हो गया इधर, हाँ मैं वो लिख लूं आपके साथ, हाँ हाँ नहीं बोलना है, आपकी नोटबुक कंप्लीट रहनी चाहिए। YouTube पे जो मैं डालता हूँ वो रिवीजन के लिए देखते हो आप लोग, हाँ हाँ पक्का। चलो वो एक लाइब्रेरी बन जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। सर लिंक भेजो ना चैनल की। कई बार भेजा, कुछ नहीं, आप YouTube पे जाओ और स्कॉलर स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस सर्च करो। ओके चलो डन, yes इस तरफ का रब करो बेटा। हाँ तो अब क्या बोल सकते हैं, बोलो, फ्रॉम 5 and 6 6 क्या हो जाएगा, दोनों का RHS सेम हो गया ना। हाँ KZE स्क्वायर अपॉन m Rn इज इक्वल टू क्या मिला, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi square m m square rn square Rn का स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ जो जो टर्म कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल करते जाओ, ये m है और ये m स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, हाँ ये Rn है और यहाँ Rn स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ चाहिए Rn चाहिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट चाहिए, तो Rn हमें क्या मिलेगा बोलो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, क्या मिलेगा बोलो, Rn इसको इधर लेकर आ जाओ, क्या मिलेगा, n square h square upon 4 pi kz square e square 4 pi square ऑन 4 पाई square m और क्या k KZ square. square यही मिला ना। हाँ Rn is equal to n square h square upon 4 pi square m k z e square। e क्या है बेटा, चार्ज ऑफ, Charge of electron. Electron. चार्ज है, चार्ज का बेसिक वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 1.6 पावर 19 कूलम, है ना। हाँ e की वैल्यू पता है ना आप सभी को, हाँ
चार्ज का बेसिक यूनिट का वैल्यू है, तो दिस इज 1.6 into 10 raised to the minus power 19 कूलम। और k की वैल्यू कितनी है बोलो? 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और h is Planck's constant, इसकी वैल्यू कितनी है? 6.626 into 10 raised to minus 34 joule per second। पढ़ा था ना हम लोगों ने? हाँ हाँ। पढ़ा था तो minus 34 था, अर्ग में पढ़ा था तो minus 27। 27। तो वो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। h की कितनी वैल्यू पुट करोगे? h की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 6.26 into 10 raised to the power minus 34। माइनस पावर 34। पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3.14। इलेक्ट्रॉन पता है ना आपको? 9.1 into हाँ। 10 raised to the minus power 31 kg है ना? हाँ तो सबका ऐसा यूनिट का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो Rn, इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है? इसमें वेरिएबल है n और वेरिएबल है z, राइट ना? और बाकी सब तो कांस्टेंट है। h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m है ना बेटा? और हाँ स्क्वायर बाकी सब तो कांस्टेंट है ना? ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो कांस्टेंट है। हाँ अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो हाँ। n का वैल्यू कितना रखेंगे? 1। 1 सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो n का वैल्यू कितना रखेंगे? बोलो। 2 अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो n का वैल्यू कितना रखेंगे? 1। 1 अगर He प्लस की बात करें, He प्लस इज हाइड्रोजन लाइक एटम, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो 2 है ना? हाँ Number of protons inside the nucleus of helium is 2. Understood? yes तो He प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। अगर Li2 प्लस हो जाए तो Z का वैल्यू कितना होगा? 3। 3 अगर Pe3 प्लस हो जाए तो Z का वैल्यू कितना होगा? 4। तो हमारा वेरिएबल कौन है? n है और z है। बाकी कितना है? कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? yes इन सब की वैल्यूज पुट करके अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर अपॉन z आ जाता है। इन सब की वैल्यू अगर कैलकुलेट किया तो कितना आता है? बोलो। 0.529 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना सिखाया था? 10 raised to the power minus 10 meters। -10। So what is the radius of nth orbit of hydrogen-like atom? 0.529 into n square upon z. Where n is representing number of orbit and z is representing the atomic number of hydrogen-like atom. Understood? yes चलो लिखो इसको। स्टूडेंट्स आया बेटा समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Do it. मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ डन? yes Yes. तो यहाँ पर n क्या है बोलो? n represents number of shell Number of orbit. number of Orbit.
आपको मैंने क्वांटम नंबर सिखाया था, तो n क्या है यहाँ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना बेटा? हाँ हाँ It is representing the number of shell, है ना? तो यहाँ पर n क्या है? n is equal to number of orbit, number of, बोलो, ऑर्बिट ऑर्बिट n is equal to 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट First orbit. ठीक है ना? अच्छा, और z क्या है? एटॉमिक नंबर Atomic number of hydrogen हाइड्रोजन like atom, और hydrogen like atom का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन electron स्पीशीज species. single electron species, single electron species. He plus के लिए, He plus के लिए z is equal to कितना लोगे? 2 लोगे? हाँ He plus मैंने आपको क्या सिखाया था? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द एटम इज अनचार्ज, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस के बराबर होगा. तो He प्लस के लिए z इज इक्वल टू 2 हो गया. Li2 प्लस के लिए z कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. He3 प्लस के लिए z क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. आई बात समझ? हाँ. चलो डू दिस. इस तरफ रब कर दूं बेटा? हाँ चलो लिखो, जल्दी लिखो. चलो इधर रब कर दूं. हाँ चलो तन्वी क्वेश्चन पढ़ो बेटा. तन्वी कैन यू लिसन मी? ऐश्वर्या क्वेश्चन पढ़ो बेटा. If the radius of first orbit of hydrogen is x angstrom, then the radius of second orbit of helium He plus. He plus, radius of third orbit of Li2 plus, radius of fourth orbit of Be3 plus. यस, क्या करना चाहिए बताओ बेटा. रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया है कि x एंगस्ट्रॉम है, तो He प्लस के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा?
Li2 प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा और B3 प्लस के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। चलो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस देखते हैं क्या, है ना? हाँ नो चलो, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या मिलने जा रहा है, बोलो। R1 बोल सकते हैं ना हम इसको, हाँ किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाँ R1H कर देंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, है ना? क्या होने जा रहा है बोलो? n का वैल्यू कितना होगा? 1, 1 बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्बिट। yes और हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू भी कितना होगा? 1। 1 हम लोगों ने क्या सीखा था बताओ? Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर, Rn इज इक्वल टू सीखा था n स्क्वायर अपॉन z, 0.529 एंगस्ट्रॉम सीखा था, ये सीखा था ना? हाँ हाँ फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो n कितना होगा? 1। 1 और हाइड्रोजन है तो z कितना होगा? 1। 1 तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना मिला? 0.529 एंगस्ट्रॉम मिला ना? हाँ हाँ की वैल्यू कितनी है? x एंगस्ट्रॉम की है, हाँ तो x एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया? हाँ हाँ अब रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम बोलेंगे, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। सेकंड ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 2 है ना? हाँ n इज इक्वल टू 2 होगा और z इज इक्वल टू क्या होगा? अरे He प्लस है तो z क्या होगा बोलो? 2 ना? 2 ही हो He प्लस, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, तो He Two. प्लस का भी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 ही होगा ना? हाँ हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज सेम ना? यस यस, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? n इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू आल्सो 2, तो ये हमें क्या मिला? 2 स्क्वायर अपॉन 2 इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम मिला ना? हाँ हाँ कितने मिला? 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा क्या? हाँ 0.529 एंगस्ट्रॉम कोई x 1.05 क्या हो जाएगा? 2x एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ यस। यस अच्छा, अब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ क्या है बोलो? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, बराबर? हाँ हाँ सही बेटा, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस है तो n इज इक्वल टू कितना है बेटा? 3 स्क्वायर n इज इक्वल टू 3। और लिथियम एटॉमिक नंबर कितना? 3 ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस इज 3 स्क्वायर अपॉन 3 इनटू 0.5 हो जाएगा ना? हाँ 3 into 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, मतलब कि दिस 3x एंगस्ट्रॉम। यस और नो? यस इसी तरह से रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस क्या करोगे? बेरिलियम है, की बात कर रहे हैं, फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। जब हम फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 4। 4 और बेरिलियम है Be3 प्लस है तो z क्या पुट करेंगे? 4 ये क्या होगा? 4 स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना? हाँ मतलब that will be 4 into 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा ना? हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 into x एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ना बेटा? हाँ यस अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है तो He प्लस के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 2x हो जाएगा, Li2 प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 3x हो जाएगा, है ना? हाँ प्लस के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस 4x हो जाएगा। आया समझ? यस Yes. मजा आया आप लोगों को? हाँ यहाँ तो आज की क्लास में रेडियस तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के सारे कैलकुलेशंस कर लेंगे, क्योंकि रेडियस में ज्यादा टाइम लगता है, बाकी वेलोसिटी एनर्जी जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है?
तो हाँ। we discuss about velocity of electron in nth orbit, entropy of electron in nth orbit, kinetic energy, potential energy, total energy, फिर Time period and frequency. ठीक है बेटा, हाँ समझा सभी को? हाँ Yes. मैं आज का भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना? तो आप लोग इससे भी रिवाइज कर सकते हो बाद में देखकर। ज्यादा मजा इस इंटरेक्शन में आता है ना? है कि नहीं? हाँ मेन स्टूडेंट्स, यस सर। आपको लगा ऐसा कि आप रियल क्लासरूम में नहीं बैठे हो? नहीं। मतलब यू रियलाइज ना कि ओके फाइन, रियल क्लासरूम में भी हम इतना ही सीखेंगे लगभग। हाँ हाँ लेकिन वहां पर एक दो चीजें और होती हैं, चुप रहो, शांत रहो, मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना? हाँ यहाँ पर तो सारी चीजें नहीं है ना? यहाँ पे सब लोग शांति से चुप बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। चलो अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसको लिख लो, फिर उसके बाद आज की मीटिंग में डिस्कस करता हूँ, लेकिन लिख लो सब कुछ। आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। B3+ का कर लोगे ना अपने आप? हाँ सर। हाँ कर लिया। कर लिया सर। कर लिया। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हो गई। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में कम से कम 200 क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व किए होंगे। हाँ। अभी और बाकी है, ढेर सारे करने हैं। चलो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया। क्या लिख लिया। हाँ तो यहाँ पर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना बेटा? हाँ हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, है ना? हाँ हाँ। अगर मैं एटॉमिक नंबर को कांस्टेंट कर दूं, फिक्स कर दूं, तो रेडियस n स्क्वायर से वेरी करेगा, है ना? हाँ एटॉमिक नंबर को फिक्स कर दूं, मतलब कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर x है, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू x हो जाएगा ना? हाँ मतलब 4x हो जाएगा। हाँ हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। हाँ हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा, 16। है ना? तो अगर मैं z को फिक्स कर दूं, तो रेडियस विल वेरी अकॉर्डिंग टू n स्क्वायर, राइट? तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? 4x, थर्ड का 9x, का 16x वेरी होगा ना? हाँ हाँ यस यस यस। ओके। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर स्टूडेंट फ्रॉम पेन? बेटा मैं भूल जा रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। सावनी सावनी रामनी। सावनी। ओके, आपको समझ आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है, तो हाइड्रोजन के ही सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है, तो n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? 1 और z इज इक्वल टू 1, मतलब कि 0.529 एंगस्ट्रॉम x के बराबर हो गया। तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? 2 स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना? यस कितना हो जाएगा ये बोलो? 2x हो जाएगा ना? हाइड्रोजन स्क्वायर 4 हाँ 2 स्क्वायर 4 हाँ 4, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5.529 एंगस्ट्रॉम होगा ना बेटा? हाँ हाँ तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 0.529 एंगस्ट्रॉम ही तुम्हारा x है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम कितना मिलेगा हमें? 4x मिल जाएगा। 4x एंगस्ट्रॉम 4x एंगस्ट्रॉम यस। तो थर्ड ऑर्बिट का हाँ। क्या मिलेगा बोलो? 9x एंगस्ट्रॉम 9x एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टूड? यस सर। यस। अगर मैं एटॉमिक नंबर को फिक्स कर दूं, तो रेडियस n स्क्वायर से वेरी करेगा, है ना? हाँ हाँ एटॉमिक नंबर और
अगर एटॉमिक नंबर और n दोनों वेरी कर रहे हैं तो रेडियस n स्क्वायर बाई z से वेरी। Yes, sir. आई बात समझ? Yes, sir. Yes. हाँ आज जो कुछ भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। शुरू Okay. में क्विज होंगे। हाँ हाँ. चलो फिर ओके, अच्छे से पढ़ो मन लगा के, ताकि पेरेंट्स को भी एक एनर्जी मिले काम करने की, है ना, और आपको भी इस लॉकडाउन का अच्छा फायदा उठाने को मिले। अदरवाइज जैसे ही कॉलेजेस और स्कूल ओपन होते हैं आपको सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलने लगता है। ठीक है बेटा, हाँ. बाय।